सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर कैसे हैं? सर हम जंग छोड़ना चाहते हैं, जंग हमें नहीं छोड़ रही। सर कल ही हमने शो किया, हमने ज़रा कोशिश की कि हम थोड़े से और टॉपिक्स डिस्कस करें। अलबत्ता आज कल रात से आज सुबह से ये रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई कि अमेरिका जो है उसने ईरान के ऊपर अटैक किया। उनकी जो जौहरी तंजीबात हैं उनको निशाना बनाया। B-52 जो उनका जेट है उसके ऊपर जो उनके बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं उसके ज़रिए, जो दुनिया में आज तक ये बॉम्ब नहीं चला, पहली दफ़ा ईरान पर ज़मीन पे अमेरिका ने उसको इस्तेमाल किया है। उसके नतीजे में बाद में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ख़िताब करते हुए ये क्लेम किया कि हमने बिल्कुल ही तबाह कर दिए। लफ्ज़ ओब्लिटरेट इस्तेमाल हुआ कि हमने तमाम जो 3 साइट्स हैं उनको हमने ख़त्म करके इनकी कोई भी कैपेबिलिटी जो न्यूक्लियर की है वो हमने ख़त्म कर दी। उसके बाद ज़ाहिर है ईरान का इसके ऊपर जो जवाब था, रद्दअमल था, वो एक तो ये था कि उन्होंने कहा जी हमारी कोई सी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो थी उधर हमने अपना न्यूक्लियर जो मवाद था, यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम, जो उनका तमाम चीज़ें उनको हम मूव कर चुके थे, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, आपने कोई भी चीज़ तबाह नहीं की। नंबर 1 ये हुआ। उसके बाद अब आज के दिन ही इज़राइल तल अवीव में ईरान ने फिर अटैक किया और काफ़ी नुकसानदेह रहा वो इज़राइल के लिए। उसके साथ साथ फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अपना बयान पेश किया, वो इस्तांबुल में थे और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये एक प्री प्लान्ड सारा मामला था जिसके अंदर हमें किस वजह से अटैक किया गया है। हमने हमेशा से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको एक सिविलियन कैपेसिटी में रखा है। तमाम जो इदारे वॉचडॉग्स जो हैं उनकी जो बेंचमार्क्स हैं हम उनके अंदर फॉलो करते हैं, ये बात हमें पहले भी पता है। तो बहुत सारे लोग सर इसके अंदर ये बात करें जो बाद में हम एनालाइज करेंगे कि असल ट्रू वजह इस अटैक की क्या है, ग्रेटर प्लान इसके अंदर क्या है। ये बात क्लियर होगी कि पहले जो हमें लग रहा था एक रिफ्ट है नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में, अब तो लग रहा है कि बड़ी दोस्ती आ रही है और इज़राइल के कहने पर ही, इज़राइल की मदद में अमेरिका ने अपना हिस्सा डाला इस जंग के अंदर। अब आगे जाते हुए सर क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम इसी चीज़ से डर रहे थे। हम इसी चीज़ से, आपके और मेरे वो प्रोग्राम मौजूद है जिसमें हमने कहा कि वी विल बी वेरी शॉक्ड अगर अमेरिका ने ऐसी चीज़ कर ली। ज़ाहिर है इसके अंदर 3 किस्म के फॉल आउट्स होंगे। एक तो है विद इन अमेरिका, डोमेस्टिकली ये कैसे ट्रीट होता है। अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक तो इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। कुछ जो जिनको अमेरिका में हॉक्स कहते हैं वो तो पिछले 30 साल से कोशिश कर रहे थे कि ईरान के साथ कोई ना कोई जंग हो जाए जिसमें अमेरिका पड़ जाए, वो तो बड़े खुश होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी बेस जो है वो इससे क्या इफ़ेक्ट आता है उनकी प्रेसिडेंसी पे, उनके नंबर्स पे, ये एक फॉल आउट होगा। दूसरा, ईरान जो है वो इज़राइल के ऊपर अब अटैक करता है। ईरान अपनी इस जंग को ब्रॉडर करता है, सॉरी मैंने कह दिया ईरान की जंग, इस जंग जो ईरान ने नहीं मुसल्लत की बाय द वे, इस जंग को ब्रॉड करता है, अमेरिकन बेसिस को अटैक करता है। ये उसका नंबर 2 फॉल आउट हो सकता है। और नंबर 3, इस खित्ते के अंदर अब क्या होने को जा रहा है, क्योंकि एक एक्टिव वॉर जो कि हमारे लिए भी बहुत वेरी क्लोज टू होम है, मिडल ईस्ट के लिए वेरी क्लोज टू होम है, और जो इसका एक फॉल आउट आएगा बाकी दुनिया की ऑयल प्राइसेस में। ये 3 सर फॉल आउट्स हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए आज। जी बिल्कुल सर, ये तो पाकिस्तान ने आज के दिन में इमरजेंसी में 15,000 करोड़ लीटर पेट्रोल जो है उसकी दरामद का फ़ैसला कर लिया है इमरजेंसी बुनियादों पर, क्योंकि पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट अब कर रहा है कि शायद आलमी मंडी में प्राइसेस ऊपर जाएंगे। दूसरी चीज़, वी आर वेरी शॉक्ड कि ये हुआ है। हमारा ख्याल था कि जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो इसमें सालसी का किरदार अदा करेंगी, और चाइना और रशिया और सऊदी अरब तो हमने देखा कि वो कर भी रहे थे, लेकिन अमेरिका ने इस जंग में कूदने का फ़ैसला किया। अभी तक सर स्मेल टेस्ट मेरा तो जो है ना वो पास नहीं हो रहा। मतलब अगेन जैसे आपने दोनों तीनों शुरू में जो पर्सपेक्टिव दिए हैं, अभी इट इज़ टू अर्ली, अभी तो कुछ घंटे हुए हैं अटैक को। अमेरिका ये कह रहा है कि हमने बिल्कुल उसको तबाह कर दिया है। अगर अमेरिका ठीक कह रहा है तो फिर तो बिल्कुल जैसे कि बात बताई जा रही है वैसे ही है कि नेतन्याहू की डिफेंस पर आ गया अमेरिका, और अब वो अमेरिका ने ज़ाहिर है बैठ के ये प्लान तो किया होगा कि जी हमें भी अप्रूवल रेटिंग चाहिए, हमने भी आगे इलेक्शन में जाना है। सो रिपब्लिकन्स ने
तो उसके बाद अगर वो एक उन्होंने सोचा कि जी ये दिस इज़ द हिल टू डाई ऑन, या ये एक इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसकी वजह से हम अपना एक इलेक्शन कुर्बान कर सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। मतलब अगेन इस वक्त जो है मेरे ख्याल में जंग की हालात हैं, खुश तो कोई भी नहीं होगा सिवाय शायद डेमोक्रेट्स के, क्योंकि उन पर जो ये बहुत ज़्यादा उंगली उठती थी कि उनके दौरे हुकूमत में गाज़ा में ये हुआ और उन्होंने नेतन्याहू को नहीं रोका, तो अब बेसिकली रिपब्लिकन्स भी शामिल हो गए हैं जिन्होंने नेतन्याहू के साथ मिलकर जंग मुसल्लत की। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से ईरान कह रहा है कि जी हमें तो पहले ही पता था शायद कि अटैक होने हैं, शायद, या हमारा तो उधर कोई इस किस्म की चीज़ थी ही नहीं, या हमने तो टाइमली रिमूव कर ली थी और यहाँ पर हमारा जो है कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर ये बात ठीक है तो अगेन मतलब अमेरिका जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। मतलब चलें, अब ये भी होता है कि जी चाइना और अमेरिका दोनों दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं, लेकिन चाइना इज़ अ रेलेवेंटली यंगर पावर। अमेरिका तो आप देखें ना कि मोस्ट पावरफुल का जो दर्जा है वो तकरीबन 100 साल से ऊपर हो गए हैं कि वो रखता है। तो अब 100 साल से ऊपर अगर कोई सबसे ज़्यादा ताकतवर हो तो जैसी इंटेलिजेंस, जैसी नेटवर्किंग उसकी होगी दुनिया के तमाम मुल्कों में, वो किसी और की हो नहीं सकती। तो अगर उन्होंने ये सारा फ़ैसला भी कर लिया था और उसके बाद उस पर अमल दरामद भी किया और उसके बाद नुकसान भी नहीं पहुँचाया, और उसके फ़ौरन बाद से ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने अपने अटैक इसराइल पे दोबारा जारी कर दिए, तो इससे कुछ नए शक व शुबहात जन्म लेते हैं कि अमेरिका असल में क्या चाह रहा है। फिर वही बात, आप मेरे से तो बिल्कुल उम्मीद ना रखें कि मैं कोई इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि अभी इतनी रीसेंट डेवलपमेंट है कि हमें पता ही नहीं है कि नुकसान जो हुआ है उसकी शिद्दत क्या है। अभी तो चीज़ खबरें जैसे जैसे सामने आएंगी तो हमें भी क्लैरिटी हमारे सामने आएगी। मेरे तो अपने ज़ाती सवाल हैं इसको लेके जो कि मैं स्क्रीन पर दोहरा रहा हूँ, और अगर किसी के पास इनके जवाब है तो प्लीज़ हमें दें। बिल्कुल सर। और इसके अंदर आप देखें, जैसे आपने जिक्र किया कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स का, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ज़माने से, उससे भी पहले से बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ज़माने में, जूनियर के ज़माने में था जी कि ईरान पे जंग करनी है, लेकिन तब कहा जाता था जी इंटेलिजेंस अभी नहीं है, उनकी न्यूक्लियर उसकी नहीं है। बराक ओबामा के दौर में ना सिर्फ जंग नहीं हुई, बराक ओबामा ने जो न्यूक्लियर डील की थी वो बड़ी खूबसूरत डील थी। उसके अंदर ईरान जो था उसको एक इजाज़त थी कि वो अपनी न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट है वो सिविलियन यूज़ के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन एक्सेट्रा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आके अपनी पहली टर्म में ईरान न्यूक्लियर डील जो थी उसको ख़त्म कर दिया कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कोई भी न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप की जो कहते हैं कंसिस्टेंट जो सेकंड टर्म जिसमें अभी इस वक्त हैं वो, उसमें उन्होंने जंग मुसल्लत कर दी ईरान पे। तो ये कुछ सोच रहा है अगर कि जी ये डोनाल्ड ट्रंप का आज इस 10 दिन में उनको ख्याल आया कि ईरान के साथ हमने क्या करना है, ऐसी बात नहीं है। उनकी पिछली प्रेसिडेंसी में इस चीज़ के अनासर मौजूद थे। किसी और प्रेसिडेंट, जो बाइडन तक ने भी, किसी ने भी इस चीज़ के ऊपर हाथ नहीं डाला अपना। तो आप सोच लें कि 3 प्रेसिडेंट्स एक तरफ और 1 प्रेसिडेंट एक तरफ जिसने अमेरिका को इसके अंदर दाखिल करा दिया इस पूरी चीज़ के अंदर। एक ये बात होगी। दूसरा सर, जो बात सबसे ज़्यादा मुझे खटकती है वो ये है कि आप देखें ये सारी टाइमलाइन की बात है। एक टाइमलाइन शुरू होती है कि जी वो 60 डेज़ का एक हमारे पास एक है कि हम ईरान को हम टाइम देते हैं कि अपना ये कल 61st डे पे इजराइल ने अटैक कर दिया। उसके बाद वो जंगी सूरत जो है वो शुरू होगी। दूसरी टाइमलाइन सर है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 वीक्स का कहा था कि मैं 2 हफ्ते तक देख रहा हूँ, उसके बाद मैं करूँ या ना करूँ, उसको 2 दिन हुए और ये अटैक हो गया इसके ऊपर। बाकी सर चले जाए हिस्टोरिकल टाइमलाइन की है। नेतन्याहू जो है 1992 से कह रहे हैं कि ईरान जो है वो साल दूर है, 2 साल दूर है, 5 साल दूर है, 3 साल दूर है। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग जो थी जिसमें तुलसी गैबार्ड जैसी खातून ने कहा कि जी वो कुछ नहीं कर रहे, उसका मौजूद है बयान जो उन्होंने एक कमेटी के सामने दिया कि ईरान नहीं कर रहा इनरिचमेंट, जो IEA है और बाकी दीगर वॉच डॉग्स उन्होंने कहा वो नहीं कर रहा। ट्रंप ने एक रिपोर्टर को वाजे कहा कि आई डोंट केयर व्हाट शी सेज, मुझे पता है वो क्या कर रहा है। आप अगर ये टाइमलाइन सारी मर्ज कर देना एक जगह पे तो बड़ा एक पैटर्न क्लियर हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप साहब का। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का पैटर्न आप असेस कर सकते हैं। सब कहते हैं इरेटिक हैं, नहीं पता होता क्या करते हैं। बिल्कुल नहीं इरेटिक।
आप देखें कि आपने बात ये रखनी है आपने ज़हन में कि अब वो जो कह रहे हैं ना कि वो नहीं करेंगे, उन्होंने वही चीज़ करनी है। ये आप याद रखिए, अब ये चीज़ होगी। दूसरा सर, हमने पाकिस्तान ने बाकायदा इसकी मजम्मत की है, यूएस के इस चीज़ की भी, और ये बिल्कुल यूएन जो चार्टर है उसके सख्त की तमाम चीज़ की खिलाफ वर्जी है। लेकिन अब सर ये सारी बातें जो यूएन की हो गई, पाकिस्तान ने मजम्मत कर दी, सऊदी कह रहा है, अभी तक उनका बयान सिर्फ इस हद तक फ़िलहाल आया है कि जी यहाँ पे कोई न्यूक्लियर ओरिएंटेड हमें रेडिएशन लेवल्स को राइज़ नहीं कर रहे। लेकिन सर आगे जाते हुए बाकी दुनिया जो है वो इसमें पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्या वो शक्ल इख्तियार करेगी, ये खिता जो है क्या उसके अंदर चीज़ें होंगी। अब लास्टली सर इसके अंदर जो मैं एक बात बड़ी, अगर तो किसी को लग रहा था कि ईरान जो है अब एक एटमी पावर नहीं बनेगा, अब तो ईरान एटमी पावर बनेगा। अब तो आप रजीम चेंज अगर करते हैं, अगर रजीम चेंज होती है तो, क्योंकि खुमैनी साहब जो हैं अगर वो अनपॉपुलर है वहाँ पे, तो नेक्स्ट जो रजीम अगर फ़र्ज़ करें आती है वो भी डेफिनेटली एटॉमिकली अपने आप को एम्पावर करेंगे। उससे क्या होगा, उससे जो ही चीज़ जिससे सब लोग डर रहे थे, सऊदी अरेबिया कह सकता है जी हमें भी करना चाहिए, तुर्की कह सकता है हमें भी करना चाहिए, क्योंकि अब तो ये बात क्लियर होगी जी कि अगर इजराइल को आपसे मसला है और आपके पास एटम बम नहीं है, फिर तो वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। अगर आपको एटम बम में आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप अपना काम करें, वो आपकी तरफ नहीं देखेंगे। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ हो चुकी है, प्रेसिडेंट बहुत अजीब सा सेट हो चुका है। एंड अगर तो किसी को न्यूक्लियर वेपन्स से मसला था या किसी और चीज़ से, जो कि मुझे लगता है शायद ये मसला नहीं था, क्योंकि एवरीबडी वाइट हाउस हो जाए, वो इजरायली जो भी थिंक टैंक्स जो भी कह दें उनको, वहाँ पे अगर तो उनको इस बात का नहीं पता था कि ये करने से एटम बम वो बनाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। यकीनन उनको पता था ऐसे होगा। आप सिर्फ एक मिसाल ले रहे हैं, 90s में इराक़ ने क्या किया था। इराक़ ने जब इराक़ के ऊपर अटैक हुआ 80s 90s में, तो इराक़ ने उसके बाद सद्दाम हुसैन ने अपना एटमी प्रोग्राम को मज़ीद तेज़ कर दिया था। वो इतने करीब थे बनाने के लिए, वो तो चले और चीज़ें होगी बीच में, तो वो सारा डिसमेंटल हो गया। बट ईरान जो है इज हेडेड इन द सेम डायरेक्शन। बिल्कुल, आपने बड़ा ये अच्छा आइडेंटिफाई किया है कि देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस, और वो होना भी चाहिए। और मैं कभी ऐसा सोचता भी नहीं था कि जी कोई एक सिंगल बंदा जो है वो इतने बड़े फ़ैसले जो है वो ले लेता है, क्योंकि मतलब दुनिया की जितनी बड़ी ताकतें हैं उनके अंदर एक ख़ास किस्म का इनर्शिया होता है, और वो इनर्शिया बड़ा जानबूझ के रखा जाता है, और इसीलिए रखा जाता है कि जी मतलब व्हाट इफ़ एन अनस्टेबल गाय बिकम्स द हेड ऑफ द स्टेट। तो अगर उसके पास सारी पावर्स हों तो फिर तो वो पता नहीं क्या कर दे। तो आप जितनी भी बड़ी माइट्स हैं, मतलब, और मैं तो उसमें समझता हूँ कि पाकिस्तान भी एक है, कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है, तो एक ख़ास किस्म का इनर्शिया होता है, मल्टीपल लोग मिल के फ़ैसला करते हैं। तो ये बात कि जी अमेरिका में कोई सिर्फ जो प्रेसिडेंट है उसके जहन में कभी भी कुछ आ गया और वो कर देगा, ऐसे नहीं होगा। जिस तरह से आपने कहा कि उनकी जो दोनों टेन्योर्स में देखें तो एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है ईरान को लेकर, और ये उनका एक स्टाइल है कि वो कहते एक चीज़ कह के तो उन्होंने करनी होती है, वो कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। और इसी तरह मतलब पूरे जो रिपब्लिकन्स हैं उनके जो भी मतलब ऊपर के काडर के लोग हैं वो सब से मशवरा हुआ होगा, वहाँ पर हॉक्स से भी मशवरा हुआ होगा, वहाँ पर डव्स के साथ भी मशवरा हुआ होगा, और उसके नतीजे में ये जो अटैक है ये करने का फ़ैसला हुआ होगा। अब जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि जिस तरह से आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, बहुत ही कैलकुलेटेड और अच्छी स्टेटमेंट पाकिस्तान ने दी है। जो एक बहुत बड़ी बात है वो ये है कि इसके पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया। हालांकि अभी हमारी जो है वो मुलाकात हुई पोटस के साथ, अभी जो है थोड़े दिन पहले तक वो चल रहा था सारा कि उनका रोल जो है वो पाकिस्तान इंडिया की जंग बंदी में बड़ा मुस्बत रहा। लेकिन फिर भी इवेंट टू इवेंट पाकिस्तान ने जो, अब ये पाकिस्तान का एक लाहे अमल है कि हम इवेंट टू इवेंट डील करेंगे चीज़ों के साथ। देर आर नो कॉमन फ्रेंड्स, देर आर नो इटरनल एनिमीज़। जो जिस वक्त सही है हम उसके साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब के तक शहबाज शरीफ साहब की ईरानी सदर से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी हुई आज, जिनमें उन्होंने मजम्मत की है इस अटैक की। बिल्कुल, तो ये पाकिस्तान का जो
रिस्पांस है वो बहुत ही कैलकुलेटेड है। अगेन इंडिया का मैं देख रहा हूँ कि जाहिर है जितने ट्विटर अकाउंट्स मेरे नज़र से गुजरे हैं वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन फिर वही बात है कि मैंने देखा है कि कई जगहों पर इस पर खुशी मनाई जा रही है। अब ये कोई जंग होना, बम गिरना, ये कोई खुशी की बात नहीं है। इस पे सबको कंसर्न शो करना चाहिए। बड़ी ही अच्छी बात है उन ममालिक की जो कि शो कर रहे हैं और जो अगेन इस पर खुश हो रहे हैं। उनके जो मतलब नफ्सियाती और जहनी जो है मेरे ख्याल में उनको इलाज की ज़रूरत है। और अब अगेन आपने जिस तरह से कहा कि अब जो नया अगर रजीम भी आती है, फ़िलहाल तो ये जा नहीं रही, लेकिन अगर नई भी आती है तो वो अपने लिए दोबारा से इस प्लान को शुरू करेंगे, इसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अब इसके बाद मुझे ये बताएं कि जो फौरी तौर पे जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मुझे तो इसमें भी तेज़ी आती दिखाई दे रही है। ये अब मुझे मामला जो है ये हल की तरफ जाने के बजाय इसमें शिद्दत इख्तियार करता नजर आ रहा है। वो तो देखे ना, जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने तो ये बयान उनका वाज़े हो गया। उन्होंने तो कहा है कि जी के डिप्लोमेसी जो है अब उसकी गुंजाइश नहीं रह गई, अब डिप्लोमेसी इज़ ऑफ द टेबल। अच्छा, बीच में डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो उन्होंने स्टेटमेंट दी वो तो, और उन्होंने ट्रूथ भी किया उसके ऊपर, जो वेबसाइट है उस करते हैं कि नाउ इज़ द टाइम फॉर पीस। अब मुझे बताएं कि ये एक बड़ा टिपिकल वेस्टर्न तरीक़ेकार है कि यार हम आते हैं, हम बम शम मारते हैं, लेकिन अब हमने मार दिया, वैसा करते हैं, आप पीस कर लेते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी लगी मुझे स्टेटमेंट। और उन्होंने तकरीबन शट डाउन किया, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान था वो बड़ा सख्त था कि हम कोई डिप्लोमेसी वाले मूड में अब नहीं है। डिप्लोमेसी का टाइम तो था ना सर, जो 6th राउंड टॉक होनी थी आज से कुछ दिन पहले, जिसके अंदर तकरीबन ये उसकी रिपोर्ट्स थी कि बड़ी अच्छी तरफ वो नेगोशिएशन जा रही थी। और वो 6th राउंड टॉक जो ओमान में होनी थी, उसके बाद तो इजराइल ने अटैक कर दिया अनप्रोवोक्ड, जो उनके जर्नैल उन्होंने मारे वहाँ पे ईरान में जाके। तो उसके बाद ये सारा कुछ जो है ये जैसे मैंने पहले का टाइमलाइंस अगर आप देख लें तो अब डिप्लोमेसी जो है और पीस जो है वो तो आपने बात गुंजाइश उसकी ज़ाहिर ख़त्म कर दी। वो ठीक कह रहे हैं कि जी आप कौन सी पीस करेंगे। सर आपकी बात सॉरी यहाँ पे काटूंगा, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमने ग्राउंड काफ़ी कवर किया, लेकिन ज़ाहिर है अभी बहुत फ्रेश है। इसके अंदर से जो स्केल ऑफ अटैक है, जो डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट है, उसकी हमें चंद चीज़ें तो पता है, लेकिन उसकी मुकम्मल तौर पर हमें नहीं इन्फॉर्मेशन के कितना डैमेज हुआ। और आया जो बयान डोनाल्ड ट्रंप साहब का है कि हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया वहाँ पे न्यूक्लियर हद तक, दैट इज़ अगेन अनसर्टन भी है और अनलाइकली भी है, क्योंकि डेफिनेटली ईरान को, क्योंकि वार्निंग भी थी उनको कि ये हो सकता है, कभी भी हो सकता है। उन्होंने 2 वीक्स की जो डोनाल्ड ट्रंप की टाइमलाइन थी उसको सीरियस नहीं लिया होगा। उन्होंने 2 वीक्स से पहले ही अपना जो चीज़ें मूव कर ली होंगी। और अगेन जैसे हमने पहले भी कहा कि ये बहुत सारा जो इनकी फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड है, तो शायद ये वाला बॉम्ब भी उसको नहीं कर सकता। आज सुबह ही मैं एक अमेरिकन जो एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट, वो कह रहे थे हो सकता है ये बॉम्ब कर सकते हैं, ऐसे 10 कर सकते हैं। जो डेप्थ ईरान क्लेम करता है, जहाँ पे हम पढ़ी हुई हैं हमारी चीज़ें, तो ऐसे 10 मारेंगे तो शायद डैमेज हो सकता है। अब सर इसके अंदर एक और बहुत जो ख़तरनाक फैक्टर है कि जिससे मुझे लगता है ये बात भी सर्टनली ट्रू हो सकती है कि ये प्लान्ड इस हद तक था कि हम ऐसी जगहों पे जाके मारेंगे, लेकिन सर जहाँ पे इनरिच यूरेनियम पड़ा हो और उसकी न्यूक्लियर, उसको आप मतलब मेरा बिल्कुल अनएजुकेटेड किस्म की, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं उस चीज़ में, लेकिन मुझे तो लगता है वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि अगर आप एक बॉम्ब मार दें जहाँ पे यूरेनियम पड़ा हुआ है, तो वो तो एक बहुत कैटास्ट्रॉफिक किस्म की चीज़ हो सकती है। रेडिएशन लेवल्स जैसे सऊदी अरेबिया रिपोर्ट करे, हमको इंक्रीज़ नहीं नज़र आए, अल्लाह का शुक्र है इस बात का। लेकिन आगे जाते हुए ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है कि अगर किसी के स्टॉक पाइल्स पड़े हैं और आप उनको बम मार दें, तो अगेन ये हर तरह से जब इसको पुल करेंगे ना, ये स्ट्रिंग जो ये नया मास जो अब खुल गया है जंग का, इसमें पूरे रीजन जो है वो बड़ी बुरी तरह इफेक्ट हो सकता है। मुझे नहीं समझ आ रही कि इसका वे आउट क्या है। जैसे
ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा लिटिल रूम फॉर डिप्लोमेसी लेफ्ट है। तो अब वो डिप्लोमेटिकली इसको हल करना है, तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप साहब और नेतन्याहू ने तो पहले ही किया हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऑफ द टेबल कर दिया कि टॉक्स अब नहीं ऑप्शन। वो तो ठीक है, जो वाहिद मसला ना जिस तरह से आपने बताया कि वो जाहिर है ट्रंप साहब ने को भी अंदाज़ा होगा कि जब वो अगर यूरेनियम पाइल को हिट कर जाता है तो फिर पूरे खित्ते के साथ क्या होगा। उस खित्ते में नहीं है, लेकिन उस खित्ते में बड़े अहम ममालिक हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक बात है, ईरान ज़ाहिर है अमेरिका पर अटैक नहीं कर सकता, अमेरिका काफ़ी दूर है। ईरान का तो थ्रेट भी ये था कि हम जो इस खित्ते में यूएस बेसेस हैं उन पर अटैक करेंगे, अल्लाह ना करे ऐसा कभी कुछ हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप अमेरिका को तो इक्वेशन से निकाल दें, अमेरिका और ईरान जंग हो भी जाएगी तो अमेरिका इज़ फार मोर सुपीरियर देन ईरान इन मिलिट्री। प्रॉब्लम जो सवाल है वो ये है कि ईरान तो अब डबल डाउन करेगा इसराइल के ऊपर। सो ट्रंप साहब ने जो किया है वो नेतन्याहू से दोस्ती निभाई है या दुश्मनी, मेरे ज़हन में तो इस तरह के सवालात जन्म ले रहे हैं। सर आपकी जो ये सवाल है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हमें इस किस्म की खबरें मिली थी फ्रॉम वाइट हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स के नेतन्याहू और ट्रंप की, क्योंकि जाहिर है जब ये मामला चल रहे थे तो डेली कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन होती होगी, नॉट डायरेक्टली बट काउंटर पार्ट्स के थ्रू। तो एक इज़हार नाराज़गी भी जो है उसकी खबर थी इस, लेकिन जो अटैक किया अमेरिका ने, इससे तो नहीं लग रहा कोई नाराज़गी। इसका मतलब अच्छी बात है कि उन्होंने प्रेज़ भी किया नेतन्याहू को अपनी स्पीच के अंदर, और नेतन्याहू ने फिर अपनी स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप साहब को प्रेज़ किया। तो काफ़ी मतलब अच्छी प्यार मोहब्बत का सीन चल रहा है। लेकिन ये बात क्योंकि हुई थी, और आपकी वाली थीरी जो है कि अब इसराइल के ऊपर अटैक सर करना कि उन्होंने किया, ईरान ने फिर अटैक किया इसराइल पे, टेल अवीव के अंदर किया, सिविलियन पॉपुलेशन में किया, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर किया। उसकी तस्वीरात हमारे पास मौजूद हैं, वहाँ इंटरनेशनल रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने दिखाया हमें कितना उन्होंने नुकसान किया। 10 कैजुअल्टीज़ हुई हैं उसके अंदर, ये अमेरिकन अटैक के बाद हुआ है। तो अब तो डबल डाउन करेगा इसराइल और ईरान, सॉरी, और उसमें उन्होंने अपना जो एक टैक्टिक है जो उन्होंने, मतलब वो तो बड़े वोकल हैं अपनी उस चीज़ के बारे के हम कर क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं हम आपके जो हम ज़्यादा सारे बॉम्ब्स हमारे जो हमें पता है इंटरसेप्ट होने हैं, हम उनको यूटिलाइज़ करेंगे आपके आयरन डोम के साथ, फिर हम हाइपरसोनिक मारेंगे आपको। सो ये अगेन ये कॉन्वर्सेशन मैं कर रहा हूँ, मैं ये लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, और मुझे डर भी लग रहा है इस चीज़ से कि भाई ये तो मामला जो हैं किसी और तरफ चले जाएंगे। उस बात को आप अब, और दूसरा इस बात को आप बिल्कुल छोड़ दें कि इस सारी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान गाज़ा की बात करना लोगों ने, मीडिया ने छोड़ दी है, क्योंकि ईरान मंजर आम पे आ गया। वहाँ पे पिछले 2-3 दिन से जिस किस्म का जुल्म हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है वहाँ पे, उसकी रिपोर्टिंग जो है वो बहुत कम हो गई। उसके ऊपर भी आवाज़ सबको बुलंद रखनी चाहिए। वो इक्वली शो करता है कि इजराइल किस किस्म का एक मुल्क है। तो ये आप देख लें कि इतना कुछ जो है अब क्लटर में आ गया है, मतलब इतनी पार्टीज़ इन्वॉल्व हो चुकी हैं सारी चीज़ के अंदर, कि इसके अंदर जो ट्रूथ है इसका कि असल में क्या होने को जा रहा है, क्या हो रहा है, उसके अंदर से मैं देख रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों के अंदर एक बहुत वाइड स्प्रेड किस्म का मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा भी देखेंगे, और लोग मिस इन्फॉर्म होंगे भी, लोगों की तबीयतें भी ख़राब होंगी। बिल्कुल, ये बहुत दुख की बात है कि जंग की बातें, बमों की बातें और जंगी जहाज़ों की बातें कितनी कैजुअली होनी शुरू हो गई हैं, किस मिसाइल से कितना नुकसान पहुंचता है। इससे इस तरह की डिस्कशन से लोगों ने लुत्फ़ उठाने शुरू कर दिए हैं। जो गाज़ा है वो बैक बर्नर पे चला गया है। जैसे कि आपने बताया, गाज़ा में डॉक्टर्स जो हैं वो अपील कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता है सिर्फ जो इन्फेंट बच्चे हैं उनका फार्मूला मिल्क आने दें, फार्मूला मिल्क तक को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। अब ये जिस किस्म की हम ज़्यादती देख रहे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को स्टार्व किया जा रहा है, और ये सारा कुछ बैक बर्नर पे चला गया है। क्यों? क्योंकि 2 मज़ीद बड़ी ताकतें जंग में चली गई हैं। सो ये न्यूज़ साइकिल किस तरह से चलता है, क्या चीज़ इसको ज़्यादा फीड करती है, ये सारी चीज़ों पर भी गौर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बताती हैं कि हम इतने हज़ार सालों की एवोल्यूशन के बाद भी अभी तक कितने प्रिमिटिव किस्म के लोग हैं। हमारे अंदर जो है वो अभी तक वही चलता है कि इसको मार दो, उससे खा लो। सो ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जो कि होने वाली है। और आप एक और चीज़ देखें कि पिछले जो 2-3 हफ्ते में शायद हमने एक थोड़ा सा देखा था कि इंडिया की तरफ से जंगी जुनून कम हुआ था। जैसे ही ये सारी खबरें आई हैं, वहाँ का जंगी जुनून फिर से ज़्यादा हो गया सर। बिल्कुल, उस पर भी हमारे पास 2 खबरें भी हैं।
एक पहली तो उनके जो बीजेपी के सीनियर तरीन लीडर हैं अमित शाह साहब, उन्होंने किसी जगह खड़े होकर ये बयान दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको हम अब कभी भी रिस्टोर नहीं करेंगे, अपनी ओरिजिनल स्टेट जो है और या किसी भी स्टेट में वो इन अबेयंस है या सस्पेंड है, जो भी वो कहते हैं उसको, वो वैसी ही रहेगी। जाहिर है ये हमने डे वन से ये मौक़िफ़ रखा है कि आपने हमारे पानी को अगर बंद किया तो इट विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। वो एक्ट ऑफ वॉर है, किसी भी मुल्क का आप 24 करोड़ बंदों का पानी तो नहीं बंद कर सकते ना, इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, नंबर वन ये। दूसरी खबर से ये मिली आज के रोज़ ही कि पहलगाम अटैक जो है जिसकी तमाम पाकिस्तानियों ने से लेके आपके मेरे समेत हमने उसकी भरपूर मजम्मत की थी जब वो पहलगाम अटैक हुआ था। वो तो उसके बाद जो चीज़ें हुई वो थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड, लेकिन उसके जो अटैकर्स थे उसका डोमेस्टिक बड़ा प्रेशर था कि जी आप इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर से बड़ा प्रेशर था कि इतनी हैवीली मिलिटराइज्ड एरिया में ये कैसे हो गया। तो आज की रिपोर्ट ये है कि उन अटैकर्स को तो नहीं अभी इन्होंने पकड़ा, उसकी इन्फॉर्मेशन तो इनकी इंटेलिजेंस के पास नहीं, अलबत्ता जो उनके हैंडलर्स कह लें या उनके जो उनको जो शेल्टर दे रहे थे या उनको खाना पीना दे रहे थे या उनको एक्सेस दे रहे थे, वो वैसे 2 लोगों को एलिजिडली इंडिया ने एलिजिडली ये वो लोग हैं और इनको इंडिया ने अरेस्ट किया। तो उस फ्रंट पे भी ये 2 बड़ी अहम अपडेट्स हैं। अगर आप इनको इन टैंडम देखें तो ये मामलात भी वापस अल्लाह ना करे उस चीज़ की तरफ जाएं जिसका हमें, आपको पता है, हमें तो फियर नहीं मैं कहूँगा, हमें तो इस चीज़ का है कि इंडिया फिर से कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करेगा। जी, एक तो ये जो अमित शाह साहब ने जब बयान दिया ना, तो उसमें तो इनका पूरा बयान मेरे ख्याल में ये था कि हम वो एक जो पानी की स्ट्रीम छोड़ के जी राजस्थान ले जाएंगे, कनाल बनाएंगे। वो तो उस पर तो जो है ना, मतलब उस पर जो पॉलिटिशियंस हैं या जो हुक्मरान हैं उन्होंने तो क्या स्टेटमेंट देनी है, उस पर तो फिलहाल दोनों मुल्कों के जो इंजीनियर हैं वो कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है, पहाड़ कुछ है ना बीच में, हाँ जी, कैसे मोड़ेंगे। हाँ, तो ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये देर आए दुरुस्त आए, एक तो ज़ाहिर है जैसे आपने कहा एलिजिडली, हमें नहीं पता कि ये उसमें शामिल थे नहीं थे, लेकिन प्रोसीजर ये था, होता ही ऐसे है। आप पहले उनको गिरफ्तार करते, आप सबूत इकट्ठे करते, वो सबूत लेके आप या तो पहले सीधा पाकिस्तान को दे देते, अगर आपको पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं था तो आप इंटरनेशनल अदालत में ले जाते, यूनाइटेड नेशन ले जाते, वो उसको वेट कर लेते, वो उसके बाद पाकिस्तान पे प्रेशर कर डालते कि अगर वो बात ठीक होती कि जी आपके यहाँ से कुछ अनासर थे जो इस्तेमाल हुए तो आप अब उनको पकड़ के उनको, वो उन्होंने पूरा प्रोसेस जो बाईपास किया और वो आज 3 महीने के बाद ये कह रही हैं कि हमने 2 लोग गिरफ्तार किए हैं और वो 2 लोग भी डायरेक्टली, वो खुद कह रहे हैं, वो नहीं है जिन्होंने ट्रिगर पुल किया। तो यहाँ पे हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर, इसी पॉइंट को हम आगे कैरी ऑन करते हैं। यहाँ पे लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, ब्रेक से पहले हम थोड़ा सा टच कर रहे थे इंडिया से भी जो 2 खबरें आई हैं, जिसमें एक इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर एक बयान दिया अजीबो गरीब किस्म का अमित शाह ने, और उसके अलावा जो पहलगाम के 2 हार्बर्स जो थे जिन्होंने हार्बर किया था उन अटैकर्स को, उनको भी अरेस्ट किया गया। अब अगैन ये सारी चीज़ें जो है आने वाले दिनों में ये भी अनफोल्ड ज़ाहिर होंगी। इसके ऊपर हमारा तो ज़ाहिर बड़ा सख्त रद्दअमल है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कि हम इसको कंसिडर करेंगे एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और इंडिया जो है अब इस पर्टिकुलर क्लाइमेट के अंदर जो है इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। तो मैं हमेशा, जैसे मैंने सारे शो में बात की है कि टाइम लाइन्स जो है ना आपने उनको देखते रहना है, वो वहाँ ट्रूथ जो है कहीं वहाँ बीच में पड़ा होता है। जी, यकीनन ट्रूथ कहीं वहीं बीच में पड़ा होता है। दूसरा, इस तरह के हालात की जो एक बहुत बड़ा कैजुअल्टी होती है वो हकीकत होती है, सच होती है, फेक न्यूज़ बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह लोगों के जो जज्बात हैं वो बहुत राइल अप हो जाते हैं। बड़े बड़े सेन लोग जो हैं वो बड़े बड़े अजीबो गरीब साइड्स ले लेते हैं, वो बड़े अजीबो गरीब फ़ैसले करना शुरू कर देते हैं। अगेन लोगों को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि अच्छा, अगर वो मुल्क किसी दूसरे मुल्क के साथ ऐसे कर सकता है तो हम किसी और मुल्क के साथ ऐसे क्यों नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इस वक्त गाज़ा में जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बच्चों का दूध तक नहीं आने दिया जा रहा, उसके नतीजे में हमने एक चीज़ देखी कि अमेरिका के अपने अंदर जो अवाम है
उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है नेतन्याहू के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़। अमेरिका में आप देख रहे हैं कि हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़, कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पर रियासती अहलकारों को आकर थ्रेटन करना पड़ा है वहाँ की फैकल्टी को कि अब अगर हमने देखा कि यहाँ पर कोई इस किस्म का प्रोटेस्ट हो रहा है तो हम आपके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करेंगे। और ऑन दी अदर हैंड आप देखें कि जो इंडियन अवाम हैं उनको जब आप ट्विटर पर देखते हैं वो इस पर खुशियाँ मना रहे हैं। वहाँ पर जो इंडियन हुकूमत है वो यूनाइटेड नेशंस में अपना वोट नहीं दे रही, एब्सटेन कर रही है इसके ख़िलाफ़। तो वहाँ पर अगर लोगों के जज्बात इस किस्म के मुतहर्रिक हो जाते हैं कि जी अगर इसराइल बच्चों के खाने बंद कर सकता है गाज़ा में तो हम पाकिस्तानियों का पानी क्यों नहीं बंद कर सकते। अगेन पाकिस्तान ने जैसे कि कहा है कि जी हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, तो एक्ट ऑफ वॉर का मतलब है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। अच्छा, पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? वो ट्रेन इस तरह का है कि हमारा पानी तो उधर नहीं जाता, पानी तो उधर से इधर आता है, तो हम उनका पानी तो नहीं रोक सकते। इसका क्या मतलब होगा कि पाकिस्तान जो है वो जंग करेगा। अच्छा, अगर जंग करेगा तो क्या होगा? उस साइड पर भी नुकसान होगा। अगेन हम तो ह्यूमनिस्ट हैं, हम जंग के ख़िलाफ़ हैं, हम इंसानी जान के ज़िया के ख़िलाफ़ हैं। यही इंडियन लोग जो हैं ये जो क्योंकि टीवी पे देख रहे हैं ना जंगें, तो इनको लग रहा है कि जब इंडिया पाकिस्तान की भी जंग होगी तो वो हम टीवी पे उसकी खबरें देखेंगे और बड़ा मज़ा आएगा जब डेथ टोल आ रहा होगा दूसरी साइड का। इनको अंदाज़ा नहीं है कि आपके अपने ऊपर से जब ड्रोन गुजरता है, आपको जब बैलिस्टिक मिसाइल की आवाज़ आती है, आपके कान के पास से जब आर्टिलरी गन फायर होती है तो कैसा महसूस होता है। जब खबर ये आती है जब खबर टीवी पे नहीं आती, जब खबर फ़ोन पे आती है कि आपका दोस्त रिश्तेदार दुनिया से चला गया है तो आपके ऊपर क्या बीतती है। जब जंग चल रही होती है तो आपको अपने बच्चों का गम कैसे सताता है और आपको समझ नहीं आती कि मेरी तो खैर है लेकिन मैं अपने बच्चों को किस तरह किसी महफूज मकाम पर पहुंचा सकता हूं। ये जो मसला है अगेन ये हुकूमतों से ज़्यादा बड़ा मसला है। इंडियन अवाम इंडियन हुकूमत को प्रेशराइज कर रही है जंग के लिए। इंडियन अवाम को अंदाज़ा ही नहीं है कि जब जंग होती है तो होता क्या है। ये किसी तरह ये बात सब अवाम तक पहुंचानी ज़रूरी है। सर, एक तो अवाम तक पहुंचानी ज़रूरी है। अगेन जिस तरह मैं आपको 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि इंटरनेट के ऊपर अभी आप कुछ भी सर्च करेंगे ना इंटरनेट पे, तो वो आपको बड़ी सोच समझ के ठीक चीज़ें बताएगा। गूगल कह लें उसको। लोगों ने इंटरनेट यूज़ करना बंद कर दिया है क्योंकि ट्विटर इज़ द न्यू इंटरनेट, एक्स इज़ द न्यू इंटरनेट। दुनिया का नैरेटिव, मुल्कों का नैरेटिव चंद लोग जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड कैसे कर लेते हैं। हर बंदे की फीड जो है वो यूनिक होती है। हर बंदे की फीड एल्गोरिदम की तहत समझती है कि इस बंदे को ये बताओ, सर्च हिस्ट्री मॉनिटर ये देख के उससे होता ये है कि आपको एक्चुअली जो आप चीज़ चाह रहे होते हैं उसकी एक फ्रेमिंग आपको मिल जाती है और वो आप उसको फेस वैल्यू पे ले दे के मान लेते हैं। AI जनरेटेड वीडियोस हो जाएं, वो फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स हो जाएं। बहुत ज़्यादा सर मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि ये जो जंगें हो रही हैं कन्वेंशनल वॉर, एक और वॉर जो लगी हुई है वो है इंफॉर्मेशन वॉर। उसके ऊपर जब तक किसी किस्म की मुल्की लेवल पे, मुल्की सतह पे हर मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अवाम को आगाह कैसे करना है। आपकी नेशनल पॉलिसी इस चीज़ के ऊपर है कि अभी तक तो किसी की नहीं है। और 12 सर इसको हम अगेन मॉनिटर करते रहेंगे। इंडिया वाली सिचुएशन जो है वो भी, ये 2 अहम खबरें। लेकिन अगर मैं आज का सारा शो जो है सर उसको बांधूँ क्योंकि हमने काफ़ी बातें की हैं, तो जो हमें अमरीकी फ़ौज के नुमाइंदे उन्होंने भी आज के दिन अपनी ब्रीफिंग के अंदर बताया कि उन्होंने किस तरह से ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जो कि यकीन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद नाम प्रपोज किया होगा, वो उन्होंने ईरान के अंदर किया। और कितना ज़्यादा प्लानिंग, कितनी ज़्यादा प्रिसीजन हिटिंग जो उन्होंने की, उनके बकौल उनके, उसमें कितना टाइम लगा होगा। तो यानी कि ये प्लान ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, ये तो चंद हफ्ते शायद महीनों का एक प्लान होता है जो आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगेन जो आप स्मेल टेस्ट की बात कर रही हैं कि ये तो अब काफ़ी वाज़ेह हो रही है बात कि डोनाल्ड ट्रंप की बीच में डिप्लोमेटिक लफ्ज़ इस्तेमाल करने के डिप्लोमेटिक रूट होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, फलानी चीज़ होनी चाहिए। अब तो वो काफ़ी एविडेंट हो रहा है कि काफ़ी कुछ प्री प्लान था इसके अंदर कि ईरान के ऊपर कैसे हमला करना है। ये बात अमेरिकी फ़ौज के नुमाइंदे ने भी तस्लीम में कह रहा हूँ, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जो एक्चुअल डैमेज किया है हमने, डैमेज रिपोर्ट जो है वो तफसीली अभी है नहीं हमारे पास, वो हम आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। तो ईरान का जो मौक़िफ़ है कि जी कुछ भी नहीं हुआ, वो भी शायद गलत हो। लेकिन अमेरिका का मौक़िफ़ जो है कि बहुत कुछ हुआ है, वो भी शायद गलत हो। शायद इसके मिडल में कहीं ट्रूथ लाई करता हो। ज़ाहिर है उन्होंने जो उनकी सरफेस के ऊपर
जो फैसिलिटीज़ हैं उनको ठीक ठाक नुकसान पहुँचाया है। लेकिन जैसे हमारे पास जो रिपोर्टिंग हो रही है ईरान के अंदर, ईरान से जो मौक़िफ़ है कि जी हमने जिन साइट्स पे अपनी न्यूक्लियर ओरिएंटेड जो है जोहरी जो मवाद है वो सारा जो है वो हमने एक ऐसी डेप्थ पे रखा हुआ है कि वो रीचेबल नहीं है। ये अगेन ये सारी मुबैना गुफ्तगू है कि किधर है, क्या है, उड़ा दिया, नहीं कर दिया। अगेन लाइक आई सेड, टू अर्ली टू कॉल है, लेकिन आने वाले दिनों में ये सारे मामला जो हैं ये काफ़ी हद तक क्लियर होंगे। लेकिन ये बात प्लीज़ ज़हन में हर शख्स रखे कि ये करके अमेरिका ने ईरान को दूर नहीं किया अपने एक वेपनाइज्ड एटमी प्रोग्राम से, उन्होंने उनको करीब किया। ये यकीनन ऐसे ही है। और दूसरी आखिर में जाते हुए सबको एक और बात बता दूं, क्योंकि जिसको भी जंग का शौक़ है, ख़ास तौर पे इंडिया में, पाकिस्तान के तो जैसे भी हालात हैं फाइनेंशियल सबको पता ही है। इंडिया क्योंकि अपने आप को ट्रीट ऐसे करना शुरू हो गया जैसे वो थर्ड वर्ल्ड नहीं है, लेकिन वो अभी भी थर्ड वर्ल्ड है। इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे कुछ लोग बहुत अमीर हैं, उनका जीडीपी उनकी वजह से रिफ्लेक्ट होता है कि शायद बेहतर है, पर वहाँ पर अभी भी कुछ 50% आबादी जो है वो राशन कार्ड के ऊपर आपका रोटी और चावल लेती है। तो जो जंगें होती हैं ना, वो जंग जीतता हारता तो कोई भी है। जब बहुत बड़ी ताकतें आपस में जंग लड़ती हैं तो उसके बाद आपको कई साल तक लाइनों में लग के अपना आईडी कार्ड दिखा के डबल रोटियां ख़रीदनी पड़ती हैं। सो ये इंडिया जो है अगर वो तरक्की कर रहा है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। उनको उसी सफ़र पे गामज़न रहना चाहिए, बजाय कि वो जो अभी 50% लोग जिस चीज़ में से गुजरते हैं, एक ज़्यादा बड़ा आबादी का तनासुब उसमें से गुजरना शुरू हो जाए। हमारा तो खैर सबको पता है ना कि फ़ाइनेंशियल हालात क्या हैं, उधर बुक्स कुक हो रही हैं। तो बहुत ज़रूरी ये है कि तमाम अवाम, और इसी से एक और चीज़ भी होगी कि जब ईरान की और इसराइल की जंग होगी, जब इसराइल और फ़लस्तीन की जंग होगी, जब यूक्रेन और रशिया की जंग होगी, जहाँ भी जंग हो रही होगी, हम उनके लोगों से, उनके बच्चों से, उनकी बहनों बेटियों से हमदर्दी रख सकेंगे। हम अभी जंग को फिल्में देख देख के फैंटेसाइज करना शुरू हो गए हैं, हमने उसमें से लुत्फ़ और लज्जत लेनी शुरू कर दी है। जंग एक घबराने की चीज़ है, जंग एक डरने की चीज़ है, जंग एक अल्लाह से चीज़ है। बिल्कुल सर, आपने तमाम मामलात जो है वो बिल्कुल बांध दिया कि हम सख्त खिलाफ़ हैं किसी भी किस्म की अटैक के ऊपर। हर मुल्क को अलबत्ता ये हक़ हासिल है कि वो अपनी सरज़मीन के ऊपर किसी भी हमले का जवाब दे सकता है, लेकिन हम साथ साथ इस जुमले के साथ ही बिल्कुल अटैच करते हैं कि इन द फर्स्ट प्लेस ये जंग मुसल्लत करना जो है, क्या आपने सोच समझ के की है? क्या आपके पास एंड गेम है? ना बेंजामिन नेतन्याहू के पास गाज़ा की एंड गेम उसको पता है, ना ईरान की एंड गेम पता है, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि माजी में हमने ये सीखा है कि ना अमेरिका को ये ईरान के ऊपर जो ने चीज़ की है उसकी एंड गेम कर पता है। बारह सर, वक्त ख़त्म हो जाता है। अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।